लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है, 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन फाइनल नतीजों से पहले एबीपी न्यूज आपको लगातार बता रहा है कि अब की बार किसकी सरकार बनने के आसार हैं। तो हम आपको आंकड़े भी तमाम दिखाएंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। विश्लेषण के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आप मेरे चारों तरफ ये आंकड़े इस वक्त जो देख रहे हैं, सबसे ऊपर आपको पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। इस बार एनडीए को कितनी सीटें मिलने के आसार हैं और इंडिया के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोनों साइड में राज्यों के आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे, क्योंकि आज दोनों ही राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। मतगणना जारी है और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं, अरुणाचल प्रदेश से जानकारी मिल रही है कि 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में 10 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। वहीं सिक्किम की बात अगर मैं करूं, 19 सीटों पर इस वक्त एसकेएम आगे है। और आइए सीधे मैं आपको गैंगटॉक लिए चलता हूं। श्रीनिवास मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। श्रीनिवास, मुझे ये बताइए, आप वहां पर पल पल की जानकारी जमा कर रहे हैं, क्या ये रुझान क्या बता रहा है, किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए अखिलेश, सिक्किम की कुल 32 सीटों में तकरीबन 20 सीटों पर रुझान आ चुका है और इन 20 सीटों के रुझान पे अगर हम गौर करें तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से एसकेएम लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री की तरफ जा रही है। 20 सीटों के रुझान में कुल 19 सीटों पे एसकेएम के कैंडिडेट जो हैं वो लीड कर रहे हैं और एक सीट पे एसडीएफ लीड कर रही है। हम आपको बता दें कि 2019 में पहली बार एसकेएम सत्ता में आती है, प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके पहले 1993 से लेकर 2019 तक लगभग 25-26 सालों तक यहाँ पे पवन चामलिंग का शासन रहता है, मुख्यमंत्री रहते हैं। एसडीएफ का यहाँ पे पूरे सिक्किम पे पकड़ होती है, लेकिन 2019 के बाद से ये देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ पे एसडीएफ का जनाधार जो है वो घटता जा रहा है और आज के भी जो ट्रेंड आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो कुछ इसी तरफ का इशारा कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 20 सीटों के रुझान में सिर्फ एक सीट पे एसडीएफ आगे है और 19 सीटों पे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि प्रेम सिंह तमांग की जो पार्टी है वो आगे चल रही है। अखिलेश, श्रीनिवास, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। यहां स्टूडियो में मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको जरा अरुणाचल प्रदेश भी लिए चलता हूं। मनोज्ञा मेरे साथ वहां से मौजूद है, मेरी सहयोगी। मनोज्ञा, आपके पास क्या जानकारी, वहां से क्या अपडेट है और रुझानों का इशारा क्या माने? देखिए, रुझानों का इशारा ये कह रहा है कि बीजेपी को बढ़त हासिल है। पहली बात तो ये कि 10 सीटों पर 60 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था 19 अप्रैल को, लेकिन अभी फिलहाल 10 पर बीजेपी अनअपोज्ड जीत चुकी है, जिसमें से मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चौना मैन दोनों शामिल हैं। इन दोनों ने अपनी विधानसभा पर तो जीत हासिल कर ली, लेकिन अब हम जहां पर बाकी के करीब 25 सेंटर्स बने हैं पूरे अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर आज 144 विधानसभा के उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला होने जा रहा है। इसलिए कह रही हूं क्योंकि 50 सीटों पर आज काउंटिंग हो रही है, 10 पर अनअपोज्ड बीजेपी जीत चुकी है। 2 लोकसभा सीटें हैं। अब आप ये बता दें आपको कि आज ही यहां पर काउंटिंग क्यों हो रही है। काउंटिंग आज इसलिए हो रही है क्योंकि 2 जून को अंतिम दिन है विधानसभा दोबारा गठन कर लेने का। ऐसे में अगर 2 दिन का भी गैप हो जाता 4 जून तक का तो समस्या हो जाती, जिसकी वजह से आज ही काउंटिंग 2 राज्यों में हो रही है, जिसमें से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। आज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सुबह 6 बजे शुरू होने वाली काउंटिंग थोड़ी देर से शुरू हुई, यानी कि करीब 7 बजे के आसपास। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता है। ये नतीजे तो उसी तरफ इशारा फिर से कर रहे हैं, लग रहा है जो पिछला नतीजा था उसी तरफ ही रुझान जा रहा है। अरुणाचल भी वैसे ही जा रहा है और सिक्किम भी वैसे ही जा रहा है। सिक्किम में देखिए 32 सीटें हैं, 32 में से 12 सीट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, जिसमें भुटिया, लेपचा, लिम्बूज, तमांग और जो नेपाली लोग हैं जो सिक्किम के ओरिजिनली लोग माने जाते हैं, जो सिक्किम मर्जन में उनका भी मेंशन किया था, उनके लिए भी ये 12 सीटों में रिजर्वेशन है। फिर 2 सीट ऐसी हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं वहाँ पर, और 1 सीट है जिसको सांगा बोलते हैं, वो जो मोनेस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए होती है।
तो टोटल 32 सीट में से अब आप देखिए पिछली बार भी एसडीएफ लड़ी थी, जो इनके कैंडिडेट जीते थे वो सब बीजेपी में ज्वाइन कर गए थे। तो आज की तारीख में जब ये इलेक्शन दोबारा होने जा रहा, आज की आउटगोइंग असेंबली में 1 सीट है एसडीएफ की, और मेरे ख्याल से इस बार भी उनको 1 ही सीट जीतने को मिल रही है शायद। दिबांग, क्या आपको कुछ चौंकाने वाली चीज इसमें नजर आ रही है, या जो लगभग माना जा रहा था उसी तरफ दोनों रुझान बढ़ते नजर आ रहे हैं, अरुणाचल हो या फिर सिक्किम हो? देखिए, अरुणाचल में तो पहले ही बीजेपी के 10 उम्मीदवार अनअपोज जीत गए थे। अरुणाचल में जिस तरह से वहाँ बड़े नेता के रूप में उभरे हैं देश के किरण रिजिजू, उनका बड़ा हाथ है, और कैबिनेट में मंत्री हैं यहाँ। साथ ही जिस तरह से काम कर रहे हैं पेमा खांडू और प्रधानमंत्री बार बार वहाँ जाना, तो अरुणाचल में ये उम्मीद थी। सिक्किम का मुझे थोड़ा सा चौंकाने वाला लग रहा है कि इतना ज़्यादा फ़र्क है। मुझे लगता है सिक्किम में लड़ाई और कड़ी होगी, और ये जो 1 सीट है ये देखना पड़ेगा किसकी है। पिछली बार पवन कुमार चामलिंग जो मुख्यमंत्री रहे एसडीएफ के लगातार 5 बार, वो उनके अकेले विधायक थे वहाँ से। जो बचे हुए थे, बाकी जो जीते थे वो फिर अलग अलग पार्टियों में चले गए। सिक्किम में लड़ाई मेरे ख्याल से और अभी कड़ी होगी, जैसे जैसे अभी आंकड़े खुलेंगे तो और पता चलेगा। ये शुरुआती रुझान है तो जाहिर है यही दिखा रहे हैं। मुझे हैरानी होगी अगर सिक्किम में इसी तरह से हो। अरुणाचल में एनपीपी जो पार्टी है, कॉनरेड सांगमा की, जो एक राष्ट्रीय दल के रूप में भी जानी जाती है, लेकिन दिबांग, अभी बड़ी खबर ये आ रही है सिक्किम में कि एसकेएम को बड़ी बढ़त मिल गई है। जो ताजा जानकारी मिल रही है, 24 सीटों का जो रुझान है, 24 सीटों पर एसकेएम 24 हो गया। हाँ जी, 24 हो गया, तो इसका मतलब ये बहुमत का आंकड़ा अब तो पहले ही पार हो गया था। 24 हो गया तो सिक्किम में होता यही है कि जो रुझान आते हैं, जो परिणाम आते हैं पिछले चुनाव को छोड़कर, वो बिल्कुल एक तरफा आते हैं। तो वो ये थोड़ी सी हैरानी है, क्या ये आंकड़ा पलटेगा? अब 24 हो गया, ये तो और ज्यादा बढ़ गया है। पर ये आंकड़ा लग नहीं रहा है, ये पलटने वाला, अब ये पलटेगा तो बड़ा मुश्किल पलटेगा। इसका मतलब प्रेम सिंह तमांग जो है वो इस हिसाब से दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बहुत कोशिश कर रही थी एसडीएफ, वहाँ पर पवन चामलिंग हैं उनके जो बड़े नेता हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की, पर लग रहा है कि लोगों को उनकी बात अभी समझ में नहीं आ रही। लेकिन फिर मैं ये कह दूं, और जो हर बार होता है कि ये शुरुआती रुझान है, हमें अभी से इस पर फैसला नहीं कर लेना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है फैसला नहीं करना चाहिए। दीपक जी, आपको क्या लग रहा है, बदलेगा कुछ उसमें? और देखिए कितना एकदम से 24 से 4 पे तो नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत आप 10% का मार्जिन देके देखिए। अभी अब काउंटिंग चलनी है, अभी और भी मतपेटियाँ खुलेंगी और ईवीएम मशीन के रिजल्ट आएंगे तो देखेंगे। मैं एक चीज़ अरुणाचल पे वापस ले जाना चाहता हूँ आपको। इस बारी बीजेपी की 10 सीट जो हैं वो अनअपोज जीते हैं। पिछली बार 11 कैंडिडेट्स अनअपोज जीते थे अरुणाचल में, और जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, वो 3 बारी ऑलरेडी अनअपोज जीत चुके हैं यहाँ। ये अनअपोज वाला यहाँ पर क्या है, ये गणित क्या है? इतनी सीटें अनअपोज किसी राज्य में नहीं, आप देखिए ये ट्राइबल सिस्टम है। ट्राइबल सिस्टम में क्या होता है कि जो गांव बूढ़ा या जो पंचायत के हेड होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है ये कहने के लिए कि आप इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, और जो उनके लिए कम्युनिटी के लिए काम करता है उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है कि हमें ये आदमी ठीक लग रहा है, इसको ही आगे जिताना है, तो सब लोग उसको मानते हैं। अब आप देखिए ये ट्राइबल सिस्टम में अभी रिसेंटली जब नागालैंड में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे, तो जो ईस्टर्न नागालैंड ऑर्गेनाइजेशन है ENPO, उनका क्योंकि नाराज चल रहे थे वो सेंटर से, उन्होंने कहा कि हमारे एरिया में कोई वोट नहीं डालेगा। आपको शायद हैरानी होगी कि 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग नहीं हुई, क्योंकि देयर वाज अ कॉल फ्रॉम द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ENPO। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे इन राज्यों से आने वाले हैं, राकेश जी, उससे जोड़कर देखें तो कहाँ जा रहा है सब कुछ? मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में 2014 के बाद से केंद्र सरकार जिस तरीके से फोकस करके चल रही है, उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी का वहाँ अच्छा खासा पैठ जमा हुआ है। सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुस्तैदी से चुनाव इसलिए लड़ रही क्योंकि वहाँ का जो पैटर्न है वो राष्ट्रीय दलों की बजाय क्षेत्रीय दलों पर भरोसा करने का ज़्यादा है। अब जैसे एसडीएफ के 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है। उसकी कोशिश ये है कि सिक्किम की जो सरकार बने उसमें हम सहयोगी रहे। एसकेएम के साथ उसका गठबंधन भी था, अभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन
जब रिजल्ट के बाद मुझे लगता है एसकेएम और भारतीय जनता पार्टी फिर वहाँ पे गठबंधन करेंगे। नॉर्थ ईस्ट आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अरुणाचल प्रदेश की स्थितियाँ जो है वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी, और बाकी स्टेटों में भी वो अपनी स्थितियां अच्छी बना के चलना चाहती है। हाँ, मैं आपके पास हूँ दिबांग, हाँ, कुछ जल्दी से मैं जल्दी से कह दूं कि मुझे हैरानी होगी अगर वहाँ जिन पार्टियों के हम नाम ले रहे हैं सिक्किम के बारे में, उनका एमपी जीतता है। वहाँ एक नई पार्टी बनी है, मुझे लगता है कि वो इस समय आगे रहेगी। ये अब चुनाव नतीजे पर होंगे, पर यहाँ पर मैं अपना आपको ये पहले आगे बढ़कर कह रहा हूँ कि मुझे हैरानी होगी कि अगर बीजेपी या एसकेएम या एसडीएफ के उम्मीदवार जीते। वहाँ एक नई पार्टी है। आपका क्या असेसमेंट है केवी लक्ष्मण साहब? इसके बारे में मेरा अनुमान तो लेकिन इतना सही नहीं होगा, मैं इतना फॉलो नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ बीजेपी वहाँ पे फिर से उन्होंने 5 साल से इतना काम किया वहाँ पे, तो उसका जो परिणाम है वो दिखेगा, उसका परिणाम दिखेगा। तो कुल मिलाकर दोनों राज्यों में वही जो मैं आपसे शुरू में सवाल पूछ रहा था, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बहुत कुछ चौंकाने वाला नहीं दिख रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि सिक्किम क्रांतिकारी परिषद एसकेएम अगर जितनी भी सीट लाते हैं ये फिर भी बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस में जाएंगे। और ये खबर आ भी गई, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बढ़त, रुझानों में 23 सीटों पर बीजेपी आगे है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों राज्यों से जो हमें जानकारी मिल रही है, अरुणाचल प्रदेश में फिर एक बार बीजेपी सरकार वाली स्थिति स्पष्ट तौर पर नजर आने लगी है। रुझान जो हैं वो इशारा कर रहे हैं कि 23 सीटों पर बीजेपी आगे और 10 दिबांग निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है। अब इसमें आपको लग रहा है कि यहां से कुछ वापसी हो पाएगी, कुछ बड़ा बदलाव हो जाएगा? अरुणाचल में बिल्कुल नहीं, अरुणाचल में मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एक तरफा है। एक मैं आपको बात बता दूं, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे देश में कि सिक्किम, हम यहाँ पे ज़रूर अपनी जयंतियाँ मनाते हैं, लेकिन सिक्किम भारत में 47 से नहीं है, 75 के बाद ही सिक्किम का विलय हुआ भारत में। तो हम जब अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो वो भी मनाते हैं, उतने जोर से मनाते हैं, हालांकि वो बहुत बाद में आए हुए हैं। तो उन एकदम उत्तर पूर्व के अगर आप राज्यों को देखें, यही मैं लगातार बोलता हूँ, जिस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट को एक साथ कर देते हैं, पर हर राज्य की अलग खूबी है, अलग सुंदरता है, अलग खासियत है, और उन्हीं में एक राज्य है अरुणाचल और उन्हीं में एक राज्य है सिक्किम। अरुणाचल में देखें 36 अलग अलग वहाँ पे जनजातियाँ हैं और उनकी भाषाएं अलग, वेशभूषा अलग, खान पान अलग, लेकिन फिर भी वो एक ही राज्य के तौर पर हैं। तो एक बहुत खूबसूरती है, बहुत दूर है। और सबसे बड़ी बात जिस पर मुझे अब कहने दीजिए अखिलेश, ये कह रहा हूँ कि अगर आप देखें दिल्ली 1400 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल 83,000 वर्ग किलोमीटर, दिल्ली लोकसभा की सीटें 7, अरुणाचल केवल 2। आप अगर वहाँ सीटें बढ़ा दें, क्योंकि मुझे लगता है कि आबादी और लोग ही नहीं और डिलिमिटेशन होगा, तो इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए कि अगर एक देश बनता है तो सिर्फ आबादी से नहीं बनता, क्षेत्रफल भी बहुत बड़ी बात है। और आप क्षेत्रफल देखिए ना, 84,000 वर्ग किलोमीटर, 1400 वर्ग किलोमीटर, तो ये दूरगामी राज्य हैं, दूर दराज राज्य हैं, दुर्गम राज्य हैं, ये सब कहा जाता है इन राज्यों के बारे में। लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत संजीदा, बहुत खुले दिल के, बहुत आज़ाद और बहुत अच्छे लोग रहते हैं। एक आध स्टूडियो में भी आपको दिख जाएंगे। और ये वो लोग हैं जो एक अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है उनको। और ये बात आप दिबांग पहले भी कह चुके हैं, कई बार जब हम लोग इस मसले पर बात करते हैं, ये अपनी मांग आप रखते रहते हैं कि लोकसभा की और सीटें वहां से होनी चाहिए। और वाकई में प्राकृतिक तौर पर भी बहुत खूबसूरत हमारे ये राज्य हैं। 2 राज्यों में सवाल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर विधानसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती अभी जारी है। और सिक्किम से खबर यह कि एसकेएम वहां पर बड़ी बढ़त की ओर, रुझानों में एसकेएम को प्रचंड बहुमत के आसार हैं। 32 में से 28 सीट पर एसकेएम इस वक्त आगे है। तो एक बार फिर से वहां पर एसकेएम सरकार ही नजर आ सकती है। जो रुझान है उसका बहुत स्पष्ट इशारा है। मैं आपको गैंगटॉक लिए चलता हूं, मेरे साथ श्रीनिवास मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, ये जो रुझान है, क्या यही आपको लग रहा है यही ट्रेंड आगे भी रहने वाला है, या कुछ पोस्टल बैलेट वगैरह वाला मसला हो सकता है?
देखिए अखिलेश, जहां तक पोस्टल बैलेट की बात है वो तो सुबह सुबह पोस्टल बैलेट की गिनती हो गई थी। यहाँ पे तकरीबन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में 3 चरण की मतगणना पूरी हो चुकी है और मैं बता दूं कि लगातार यही ट्रेंड पोस्टल बैलेट से लेकर लगातार अभी तक यही ट्रेंड नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं ये चारों तरफ मतगणना केंद्र के पास लोगों की भीड़ है। तमाम यहाँ पे कह सकते हैं कि तमाम SKM के सपोर्टर ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे SDF के नेता और तकरीबन 25 सालों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके पवन चामलिंग जो है वो अपने दोनों विधानसभा क्षेत्रों से पीछे चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि पवन चामलिंग यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कर रहे हैं और दोनों विधानसभा क्षेत्र से वो पीछे चल रहे हैं। तो इस तरह का कुछ नजारा है। आपको ठीक पीछे आप ये जो शहर देख रहे हैं ये बुर्तुक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से सिक्किम के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी तीसरी चरण की मतगणना के बाद लगभग 3000 मतों से पीछे चल रहे हैं। तो कुछ इस तरह का माहौल है। यहाँ पे कुछ समर्थक भी मतगणना केंद्र के पास है। मैं कोशिश करता हूँ अगर हिंदी बोल पाए। क्या लग रहा है इस बार सिक्किम में, क्या फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री? लैंडस्लाइड विक्ट्री, नो डाउट अबाउट इट। लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। हमारा ये 3-4 महीने से आगे से जो डेटा हमसे मिल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सर इट्स रेवोल्यूशन फॉर 25 ईयर। जो आपको क्या लगा? एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब जो था SKM सरकार का जो केंद्र था काम करने का, तो वो काम ही था जो सिक्किम की सुधार है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे विकास के नाम विकास। तो देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि जहां तक सिक्किम की बात की जाती है तो अर्थव्यवस्था के नाम पे भी देखें, पर कैपिटा इनकम में अगर पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों को देखें तो सिक्किम एक अमीर राज्य में आता है, एक पहाड़ी राज्य, एक हिमालय के राज्य। और जैसा कि देवांग बता भी रहे थे हमें वहां पे कि सिक्किम बहुत बाद में, शायद 1967 में 1967 में भारत का हिस्सा बना था और 74 में, माफ कीजिएगा 1974 में हिंदुस्तान का हिस्सा बना। 74 खैर एनीवे उस पर नहीं जाते हैं। तो उसके बाद से लेके अब तक ये राज्य जो है और ये पूरा इलाका जो है वो सीमाई इलाका है। आगे बढ़ेंगे तो चीन की सीमा है, पीछे नेपाल की सीमा है और एक हिमालय का राज्य होते हुए बहुत ही ये राज्य अपने आप में प्रॉस्पेरस है। यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे। अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा है ये भी जान लेते हैं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में 22 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, तस्वीर यही नजर आ रही है आज की सुबह अरुणाचल प्रदेश में कि फिर एक बार बीजेपी सरकार। जी बिल्कुल, अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर तो दोबारा, क्योंकि 2016 में पहली बार पूरे बहुमत से यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई थी। हालांकि इस बार अंतर ये है कि इस बार मुख्यमंत्री पेमा खांडू अनकंटेस्टेड जीत गए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें, अगर कोई नेता अपने विधानसभा इलाके से अनकंटेस्टेड जीत जाता है तो वो कई बातें कहता है। या तो उसने काम बहुत अच्छा किया है या फिर उसकी छवि इतनी ज्यादा अच्छी है कि उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ है। पर जब आप बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर 2 बातें हो जाती हैं। पहला ये कि पिछले 10 वर्षों में जो विकास का इंजन चला है उसका फायदा अरुणाचल प्रदेश को किस तौर पर हुआ है, मैं आपको 2-3 मिसाल बता देती हूँ। नाहरलगुन वो इलाका है जो ईटानगर का वैली एरिया माना जाता है और वहां पर आप कल्पना कीजिए कि आजादी के 70 साल बाद ट्रेन पहुंची है। तो क्या ये ट्रेन के पक्ष में वोट है? नहीं। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे काम हैं। आप टनल्स की बात कर लीजिए तो लगातार सीरीज ऑफ टनल्स जो बने हैं जिसने इसे ऑल वेदर रोड दिया है अरुणाचल प्रदेश को। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति को अगर अरुणाचल से गुवाहाटी जाना होता था पहले परीक्षा देने के लिए तो उसे 3 दिन से अधिक तक का समय लग जाता था और कई बार नदी पार करनी पड़ती थी, हाई टाइड लो टाइड समझ के जाना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है, आप सीधे बोगीबील ब्रिज क्रॉस करिए और आप पहुंच जाएंगे गुवाहाटी। 24 घंटे से कम का समय हो गया है। इसके फेवर में वोट है। तीसरा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगर आप एजुकेशन की बात करें और जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये उसके पक्ष में भी वोट होगा। ठीक है मनोज्ञा, बहुत ही विस्तार से पूरी जानकारी दर्शकों के साथ आपने साझा की है। मैं दोबारा भी लौटूंगा आपके पास, लेकिन दीपक जी जो मेरा एक सवाल था वो भी मैं आपसे समझना चाहता हूं। मेरे जैसे कई लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध लोग यहाँ कैसे जीत जा रहे हैं, उसका गणित समझाइए। जी देखिए, जैसे उन आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जो वहाँ पे हैं उन्होंने बोला कि या तो छवि कैंडिडेट की ऐसी है कि उसके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता, और दूसरी बात यह है कि जो काम उसने ऐसा किया है कि लोग सिर्फ उसी को चाहते हैं दोबारा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा मतलब नॉर्थ ईस्ट के अलावा देश में कहीं और ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होता है?
बहुत कम, एक शायद किसी और स्टेट में भी अनअपोज हुए हैं, कोई जीते हैं, मगर अरुणाचल में असेंबली में 10 लोगों का आना, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। संख्या के लिए वजह से मैं कह रहा था 10, एक साथ 10 निर्विरोध नहीं, 10 तो इस बार ही हुआ है। पिछली बार असेंबली में 11 लोग आए थे अनअपोज। अच्छा, तो इस बार एक नंबर कम हुआ। बट आपको बताना चाहूँगा, तवांग डिस्ट्रिक्ट में बुक्तो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से जो मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू, वो अनअपोज जीते हैं। फिर वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बॉम्डिला कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से डोंगरू सिंगजो, वो अनअपोज जीते हैं। फिर पापुम पारे में ईटानगर, जो कि राजधानी है अरुणाचल की, वहाँ से तेची कासो जीते हैं अनअपोज। फिर आप देखिए इसी डिस्ट्रिक्ट में सागली जगह है, वहाँ से रातू तेची, वो भी अनअपोज जीते हैं। फिर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जीरो हापोली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से हागे आपा, वो भी अनअपोज जीते हैं। फिर करादाडी डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है ताली, वहाँ से जीके ताको, वो भी अनअपोज जीते हैं। फिर ताली अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में तालीहा कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से न्यातो दिग्या, वो भी अनअपोज जीते हैं। बहुत विस्तार से पूरी जानकारी दी, ऐसे में हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए दिव्यांग, और ये आरोप किसी को नहीं लगाना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट से संबंधित जानकारी हम विस्तार से नहीं देते हैं। अभी नहीं, विस्तार से जरूर देते हैं, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि, और इसको आसानी से समझने की कोशिश की जा रही है, और दीपक से मैं यहाँ पर थोड़ी अलग राय रखता हूँ कि भाई बड़े लोग कहते हैं इसलिए हो जाता है, ऐसा नहीं है। सिक्किम में रुझानों में एसकेएम की सरकार। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ये 2 राज्य जो हैं, यहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इस वक्त गिनती जारी है वोटों की। अरुणाचल प्रदेश में फिर एक बार बीजेपी सरकार, लगभग ये तस्वीर साफ है। जी दिव्यांग, तो एक बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 15 से 20 हजार लोग हैं। बड़ा महंगा चुनाव होता है वहां पर, 15 से 20 करोड़ 30 करोड़ तक होता है। एक बड़ी चुनौती यह है कि अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप ऐसा पैसा खर्च करने के बाद उसकी वसूली नहीं कर सकते हैं, तो आप मैदान छोड़ देते हैं। मैं आप बहुत गंभीरता से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये एक बड़ी वजह है। और अगर लोकतंत्र है और एक ऐसा राज्य है जहाँ बहुत लोग फियर्सली इंडिपेंडेंट हैं, अपनी राय हर बात पर लिखते हैं, पढ़े लिखे युवा हैं जो बहुत शिद्दत से प्रगति करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि पहाड़ के लोग जितनी मेहनत करते हैं वो आप लोग नहीं करते हैं। पहाड़ के लोग जितनी भाषाएं सीखते हैं इतनी कम उम्र में, यानी एक अपनी मातृभाषा सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, असमिया सीखते हैं और अंग्रेज़ी सीखते हैं, 4-5 भाषाएं, तो वो बड़े होते होते सीख लेते हैं। तो ऐसे लोगों में अगर चुनाव नहीं होता तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। और मेरे ख्याल से इस पर भी सोचा जाना चाहिए। ये जो राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं उस पर भी ये बात होगी कि क्या चुनाव बड़े महंगे हो गए हैं कि आम आदमी उसमें कूदने में, खड़ा होने में वो सकुचाता है। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इतने जो बड़े जीते। और इस पर स्थानीय जो वहाँ पर समाचार पत्र हैं, वहाँ जो डिबेट्स होती हैं, उनमें इस पर बहुत बातचीत भी हो चुकी है। तो ज़रूर ये कह रहे हैं कि बड़े बूढ़े तय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी बात है बहुत, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे ख्याल से, इसको भी अंडरलाइन करने की लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर दीपक जी आपसे समझना चाहूँगा कि अगर एसकेएम बड़ी जीत की ओर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है पार्टी, उसकी वजह क्या हो सकती है? फिर एक बार इस तरीके से अगर कोई पार्टी जीत रही है, एक तो ये कि जी एंटी कंबेंसी फैक्टर नहीं है वहाँ, इसलिए ये दोबारा आ रहे हैं। और ये भी एक नई पार्टी है जो पिछले 5 वर्ष से वहाँ आई थी और एनडीए के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई थी वहाँ। आई मीन इलेक्शन के बाद एनडीए को ज्वाइन किया था उन्होंने, रिजल्ट आने के बाद। तो जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने वहाँ के लोकल लोगों से पूछा, उन्होंने भी को बोला कि डेवलपमेंट जो हुई है यहाँ पे, उसकी वजह से वो लोग वोट कर रहे हैं इसको, एसकेएम को, तो ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को। तो ये एक रीज़न है। तो मेरे ख्याल से वहाँ कोई वो मुद्दा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये वो, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी नहीं, इवन असम में भी नहीं। वहाँ बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है? डेवलपमेंट, हाँ, डेवलपमेंट इज द मेन इशू। अच्छा, तो लोग उसी को देख के जो रूलिंग पार्टी है उसको चुन रहे हैं, वहाँ सिक्किम हो या अरुणाचल में। सिर्फ इतना ही है राकेश जी, या कुछ और फैक्टर्स आपको नजर आते हैं? नहीं, मुझे लगता और अरुणाचल प्रदेश में खासतौर पर देखिए ना, बीजेपी किस तरीके से बढ़त की ओर है। देखिए, मेरा मानना ये है कि चाहे मैदानी इलाका हो या पहाड़ी इलाका हो, जिस राज्य का केंद्र सरकार के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं वो राज्य विकास में आगे बढ़ता है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए तो वैसे भी केंद्र सरकार की तरफ से जो सब्सिडी होती है, सारी योजनाएं हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट कितना बेहतर तरीके से वहाँ पे
मतलब फ्लोट कर सकती है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, नागालैंड हो, असम हो, मणिपुर हो, ये सारे राज्यों में जो सरकार बेहतर तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ वहाँ के लोगों तक दे सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का मामला हो या जो भी मामला हो, वो राज्य सरकार के प्रति जनता का रुझान मुझे लगता रहता है है। राजनीति की जो तासीर है वो भी इसके पीछे वो चीज होगी, क्योंकि ये बिहार के मामले में कहाँ लागू होता है, यहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार लंबे वक्त से है, डेवलपमेंट वाली चीज कहाँ है, यहाँ तो जाति के आसपास शुरू हो जाती है चीजें। देखिए, हर राज्य के अलग अलग तासीर होती है। बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए तो अलग है, तो महाराष्ट्र गुजरात की मामला अलग है, क्योंकि जहाँ जातिवादी फैक्टर है कहीं पे दूसरे फैक्टर है। नॉर्थ ईस्ट में जातिवादी फैक्टर नहीं है, वहाँ दूसरे तमाम तरह के फैक्टर होते हैं, और खासकर सिक्योरिटी और रोजगार, ये बड़ा फैक्टर होता है नॉर्थ ईस्ट में। मुझे लगता है उस फैक्टर में स्टेट गवर्नमेंट को जो फंडिंग चाहिए, उसको वहाँ पे फ्लोट करने की स्थितियाँ चाहिए, केंद्र सरकार के साथ यदि उसके रिश्ते अच्छे होंगे तो वो वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएगा। अच्छा दिबांग, एक चीज और भी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का खासतौर पर जो रुझान सामने आ रहा है, क्या इसे एक संकेत के तौर पर देखें कि इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है? क्या बिल्कुल, देखिए अरुणाचल में तो 2 सीटें हैं और किरण रिजिजू मैंने जैसे बताया वहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत बड़ा कद हो गया उनकी राष्ट्रीय राजनीति में, तो ज़रूर वहाँ पर वो स्वीप करेगी। पर एक जो ये बात हो रही है, देखिए सिक्किम में एक बड़ा मुद्दा ये भी है जो मैंने अरुणाचल के बारे में बताया कि पैसा बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये इन राज्यों में पैसा बहुत लगता है, चुनावी खर्च बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये जो जिसका उल्लेख राकेश यहाँ कर रहे थे कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, अगर केंद्र में सरकार पलटती है तो वो अपने आप पूरी की पूरी पार्टियाँ केंद्र में जो भी सरकार हो उस तरफ आ जाते हैं। ये एक ख़ास बात है, क्योंकि आप इसकी तुलना कर रहे हैं बिहार से, गुजरात से नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके अंदर वो पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है। अगर पूरे राज्य में 84-83 हज़ार वर्ग किलोमीटर, मैं अरुणाचल की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल है, 2 ही सीटें हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आप बिहार है, कम से कम 40 सीट लिए बैठे हुए हैं, तो आप क्या करते हैं? आप यहाँ आते हैं, अगर आप नहीं हैं केंद्र सरकार के साथ तो आप महीनों अपने भवनों में बैठे रहते हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। अगर आप पार्टी बदल लेते हैं, मतलब आप पार्टी की पूरी पार्टी दूसरी पार्टी में चली जाती है, जैसा कि वहाँ पर होता रहा है। अगर आप इतिहास देखें, दीपक सर हिला रहे हैं, यही हुआ। तब क्या होता है कि आपको एक्सेस मिल जाता है, आपको आपकी जो फंड्स आते हैं वो आपको आने लग जाते हैं, आपको उस तरह से बड़ी मदद होती है। तो ये एक अलग किस्म की सच्चाई है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, जो छोटे राज्य हैं। और जो भी मुझसे अगर कभी बात करते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि आपका छोटा राज्य है, बहुत ज़्यादा आपके स्टेक में नहीं है, तो अगर इसमें लगता है तो आप कर लीजिए, कम से कम आप राज्य के लिए काम तो कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ विकास बहुत ज़रूरी है वहाँ पर, और भ्रष्टाचार भी खूब होगा, ये भी तो ज़रूरी है। और आप इतना पैसा खर्च करते हैं तो बिना भ्रष्टाचार के आप जीतेंगे कैसे अगली बार? पहले सेंटर से नॉर्थ ईस्ट को 90% लोन मिलता था, 90% ग्रांट होता था, 10% लोन होता था। तो वहाँ के राज्यों ने अपील करी कि हम 10% भी जो लोन अमाउंट है वो उसको भी रीपे करने के सक्षम नहीं हैं, तो फिर केंद्र सरकार ने उसको 100% टोटल ग्रांट कर दिया। इतनी डिपेंडेंस है सेंटर पे कि आप देखिए वो 100% ग्रांट मिलती है, और उसका सारा जो है खर्चा जो पूरा है ग्रांट का केंद्र सरकार उठाती है। 10% लोन भी इन्होंने वेव ऑफ कर दिया था, ये चेंज कर दिया सिस्टम इन्होंने। तो अब जो मैं आता हूं, सारी चीजों पे आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूंगा अभी की बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश को लेकर यही है कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर से वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। रुझानों के मुताबिक भारी जीत की ओर बीजेपी इस वक्त बढ़ रही है। ईटानगर में मनोज्ञा मेरी सहयोगी मौजूद हैं। मनोज्ञा, लगता है आपको कि इन आंकड़ों में अब फिर कोई बदलाव हो सकता है, या ये रुझान है ये नतीजों में तब्दील हो जाएंगे? देखिए, पिछली बार 60 में से 40 से ज्यादा सीटें लेकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। मैं ये मानती हूं कि या तो इस आंकड़े पर या फिर इससे बेहतर आंकड़े पर इस बार बीजेपी और अरुणाचल प्रदेश में कम से कम सरकार बना लेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या फिर कैबिनेट के बाकी मंत्री हो, ऐसे कई हैं विधायक जो इस बार अनकंटेस्टेड जीत गए हैं। जो बात हो रही थी कि खर्च की या बाकी सब चीजों की, तो मैं आपको 2 बातें बता दूं। मैं पूर्वोत्तर में करीब 20 वर्षों से ज्यादा 2 दशक का एक्सपीरियंस रखती हूँ, और 2013 में जब मैं तेजू गई थी, जो कि चाइना बॉर्डर पर है, क्योंकि उस समय खबर ये आई थी कि चाइना ने इंकर्जन किया है, उस समय वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं थे। गाड़ी पर जाते समय ऐसा लग रहा था कि जब हम गाड़ी से उतरे थे तो जैसे किसी फैक्ट्री के मजदूर नहीं उतरते, उस तरह से पूरे आप धूल मट्टी से सने हुए उतरे थे वहां पर, और वो भी करीब 1.5 दिन पैदल चलने के बाद आज तेजू में एयरपोर्ट है। ये परिवर्तन है। परिवर्तन ये है कि पूर्वोत्तर भारत ने
करीब 10 साल तक देश को प्रधानमंत्री दिया है असम से। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सांसद रहे हैं असम से, लेकिन पूर्वोत्तर में उन्होंने कितने दौरे किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने दौरे किए, ये आंकड़े सबके सामने हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 70 वर्षों में जितने प्रधानमंत्री आए हैं उन सबके रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिन इलाकों को सबसे दूर दराज के इलाके कहा जाता था या फिर ये कहा जाता था कि ये देश का आखिरी गांव है, उसे देश का पहला गांव कह देने से सिर्फ पर्सपेक्टिव नहीं बदलता है, बल्कि वहां तक पहुंचने की नियत और उसको पहुंचने की तकनीक दोनों बदल जाती है। जब महत्व मिलता है पूर्वोत्तर भारत को, तो उस इलाके को ऐसा लगता है कि कोई तो है जिसने दिल्ली की दूरी कम से कम कर दी है और सुध ली है, ये नहीं कहकर कि यहाँ से जनाब दिल्ली दूर है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं मनोज, आकलन बिल्कुल आपका सटीक है। और अब जरा मैं श्रीनिवास के पास भी एक बार फिर से चलना चाहूंगा, क्योंकि सिक्किम में एसकेएम जो है वो प्रचंड जीत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यही नतीजों में तब्दील हो जाता है श्रीनिवास, जो कि लगभग अब ये तय मानिए कि हो जाएगा, तो इसके पीछे के राजनीतिक समीकरण आप वहां ग्राउंड जीरो पर क्या देख पाए? अखिलेश, देखिए, जहां तक अभी पहले आपको ताजा खबर बता दूं कि तकरीबन 30 सीटों पे रुझान आ चुका है। 4 राउंड की मतगणना हो चुकी है और ट्रेंड करीबन वही है जो सुबह पोस्टल बैलेट के खुलते ही शुरू हुआ था। और जहां तक आपका सवाल है, तो मैं कल यहां आया और जहां तक रास्ते में आते हुए मैंने लोगों से बातचीत की और तमाम, तो कहीं ना कहीं जो पिछली 25 सालों की सरकार थी 2019 तक, पवन चामलिंग से 1993 से 2019 तक, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी थी। और खासकर अगर बात की जाए तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की, तो ये 2019 में आई एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे इन्होंने अपना पांव यहाँ जमाया। और कहीं ना कहीं जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, तो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, जहाँ सिक्किम भी एक स्टेट आप कह सकते हैं, सिक्किम में भी विकास के नाम पर बहुत ही अच्छे काम हुए। तमाम लोगों से जब हमने यहाँ पूछे थे कि आखिर आपने किन तमाम मुद्दों पे वोट दिया है, यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, तो उनका भी यही कहना है कि सिक्किम को वो तमाम चीजें अब मिलनी शुरू हो गई हैं जो उन्होंने आज तक नहीं देखा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ के मतदाताओं ने विकास को एक अहम मुद्दा बनाया था और जो कि अब परिणामों में परिणत होता हुआ नजर आ रहा है। और अमूमन अब लगभग ये साफ होता जा रहा है, 4 राउंड के मतगणना के बाद 29 सीटों पे एसकेएम आगे है। और जितने तमाम बड़े विपक्षी नेता हैं, वो पवन चामलिंग हो, बाईचुंग भूटिया हो, या फिर बीजेपी के जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विक्ट्री जो है लैंडस्लाइड से भी कुछ ऊपर की नजर आ रही है। जी हाँ, जी जी, ठीक। श्रीनिवास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिबांग, इस पर कोई छोटा कमेंट अगर आप करना चाहें? जी हाँ, बिल्कुल। पीछे चल रहे हैं, अगर पीछे चल रहे हैं तो एक बड़ी बात है, फिर ये एक बड़ी जीत होगी। और सिक्किम ने लगातार सरकारें दोहराई हैं, लगता है कि राज्य उसी तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी राउंड बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जल्दी चुनाव इसका आ जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगभग चीजें अब स्पष्ट हैं। सिक्किम में एसकेएम सरकार और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार।